गुड इवनिंग एवरीवन, मी अलका एंड वेलकम इन आवर चैनल बेनूज़ आर्ट। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज श्री राम का जो काज था, उनके मंदिर के शिलान्यास का, उनकी पवित्र भूमि अवध और उनके उस स्थान का दर्शन आपने ज़रूर किया होगा जहाँ पर वो विराजमान थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरा लाभ उठाया होगा उनके दर्शन का। और चूँकि श्री राम कर्मठता का संदेश देते हैं, तो मैं भी अपना काम करने जा रही हूँ। मैं भी आप से कुछ कला से परिचय कराने का अपना काम जारी रखती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज जिस आर्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो आर्ट कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से श्री राम जी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ मधुबनी पेंटिंग। आपने नाम सुना होगा मधुबनी चित्रकला का। ये मधुबनी जो चित्रकला है, ये माना जाता है कि जो मिथिला नरेश जो जनक जी थे, जो माता के पिताजी थे, वो मिथिला नेपाल में है चूँकि, तो ये पेंटिंग नेपाल से मानी जाती है। जब राम जी और सीता माता दोनों का विवाह हो रहा था, तो उनके पिता जनक जी ने उनके विवाह के उत्सव पर ये पेंटिंग वहाँ के कलाकारों से दीवारों पे करवाई थी। शुरुआत में तो ये पेंटिंग जो है वो अल्पना के रूप में की जाती थी। अल्पना इट्स मीन जैसे रंगोली हम लोग बनाते हैं, वैसे ये बनाई जाती थी। और इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया जाता है, बहुत चटकीले रंगों का यूज़ किया जाता है, जैसे लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, काला है। ऐसे जो चटकीले और भड़कीले रंग होते हैं ना, उनका यूज़ किया जाता है। बहुत बारीक काम होता है इसका, इसलिए इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। चूँकि मैंने आपको बताया कि ये मिथिला नरेश जनक जी द्वारा शुरुआत मानी जाती है इस कला की, तो इस कला का नाम मिथिला चित्रकला भी है। ये जो मिथिला चित्रकला है, ये इसका जो दायरा है जहाँ से ये प्रचलित हुई है, वो मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के जनकपुर क्षेत्र में। अब आप जान लीजिए कि मधुबनी पेंटिंग यानी कि मिथिला पेंटिंग जो है, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्र इस चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ये जो पेंटिंग है, ये इन क्षेत्रों से बिलोंग करती है। तो प्रारंभ में ये रंगोली के रूप में बनती थी। उसके बाद धीरे धीरे ये आधुनिक रूप जब लेने लगी, तो कपड़ों और दीवारों पर बनने लगी, कागज़ पर उतारी जाने लगी। मतलब कि ये जो मधुबनी पेंटिंग है, आपने किसी कपड़े में या होता नहीं, सूट वगैरह होते हैं, कुर्ता होता है जो पुरुषों का, और जो महिलाओं के वस्त्र होते हैं, तो उनमें ये मधुबनी पेंटिंग आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, क्योंकि इसमें बहुत बारीक काम होता है। और इसमें जो खासकर पेंटिंग बनाई जाती है, वो देवी देवताओं की बनाई जाती है। यानी कि जैसे कि राम सीता जी हो गई, और कृष्ण जी का चित्रण हो गया, इसमें गणेश जी की हो गई, विष्णु जी के बहुत सारे अवतारों को इसमें दर्शाया जाता है, भोलेनाथ जी को दर्शाया जाता है। यानी देवी देवताओं से संबंधित ये कला है। ज़्यादातर इसी पर बेस है, क्योंकि जो पहले जनक से शुरू हुई थी ये कला, तो जो जनक जी थे, उन्होंने राम जी और सीता जी के चित्रों को ही उकरवाया था दीवारों पर। तो इसलिए देवी देवताओं के चित्र इसमें होने लाजमी है। और ये जो चित्रण है, ये खास तरीके के मटेरियल से बनाई जाती है। यानी कि इसमें जो हम लोग आजकल कलर्स यूज़ करते हैं ना, वाटर कलर हो गया, फैब्रिक कलर्स हो गया, ऑयल पेंट हो गया, इस तरह के कई सारे जो कलर्स होते हैं, उनका यूज़ तब नहीं होता था। तब इसका यूज़ जो कैसे होता था कि जो जैसे कि हरा रंग बनाना है, तो पत्तियों का रस ले लिया, फूलों के रस को निकाल लिया, उनसे लाल, हरा, पीला, नीला ये रंग बना लिए। तो ये जो कलर होते थे, इनको पक्का रंग देने के लिए भी कोई चीज़ ज़रूरी होता था। तो उसके लिए क्या किया जाता था कि गोंद को उसमें मिला दिया जाता था। जो एक पेड़ होता है गोंद का, उसका वो जो गोंद उससे निकलता है, उसको उन कलर्स में मिला दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि वो जो रंग जिससे पेंटिंग की जाती थी, वो बहुत ही पक्का हो जाता था।
धुलने और वॉश वगैरह ये सब करने में जो है वो निकलता नहीं था। कहा जाता है कि मिथिला क्षेत्र की जो महिलाएं थीं वो इस कला में बहुत दक्ष थी, बहुत पारंगत थी, और उन्हीं को बुला करके जनक जी ने दीवारों पर राम और सीता जी की पेंटिंग्स बनवाई थी। अपने असली रूप में तो ये पेंटिंग गांवों की मिट्टी से लेपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जो मिट्टी की झोपड़ी होती हैं उनमें ये पेंटिंग जो है बनी हुई होती है। कहीं देवी देवता बने हैं तो कहीं राम सीता जी बने हैं, कहीं कृष्ण जी बने हैं। तो इस तरह से जो है मिट्टी की जो झोपड़ियाँ होती थी उनमें ये चित्रकला काफ़ी देखने को मिलती थी, जो असली रूप में मिलती थी। बाद में ये धीरे धीरे ये कला जो है जब मॉडर्न रूप लेने लगी तो ये कागज़ों और कपड़ों पर उकेरी जाने लगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको देवी देवताओं के बारे में तो बताया, लेकिन इसमें प्राकृतिक नज़ारों का भी चित्रण किया जाता था। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, धार्मिक पेड़ पौधे हैं जैसे कि तुलसी, और विवाह के दृश्य दिखाए जाना, तो इन सब चीज़ों पर भी ये पेंटिंग बनती थी। मधुबनी पेंटिंग दो तरीके की होती है, एक भित्ति चित्र होता है, एक अरिपन होता है। भित्ति चित्र मीन्स जैसे कि दीवारों पे जो बनाया जाए, ठीक है, वो भित्ति चित्र हो गया। और अरिपन मतलब कि अल्पना, यानी कि जो आप रंगोली बनाते हैं। तो ये दो टाइप में बटी हुई है। और हाँ, अब मैं जो पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ वो कुछ खास है, कुछ जनरल नॉलेज से संबंधित है कि वर्तमान में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी व मिथिला पेंटिंग के सम्मान को और बढ़ाने के लिए तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों को मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने बहुत ही मिथिला पेंटिंग से सराबोर कर दिया था। यूँ समझ लीजिए आप कि इतना ज़्यादा वहाँ पे उस मिथिला पेंटिंग को उन्होंने बनाया कि बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लिया उसका, और बिल्कुल वो श्रमदान के रूप में उन्होंने वहाँ पर मिथिला पेंटिंग को दीवारों पर, रेलवे स्टेशन की दीवारों पर बनाया। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में इसको बनाया, और वो जो पेंटिंग उन्होंने बनाई वो विदेशी पर्यटकों और सैलानियों द्वारा बहुत पसंद की जा रही है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये बहुत ही उम्दा प्रयास वहाँ के कलाकारों द्वारा किया गया। तो अब मैंने जो इस पेंटिंग के बारे में आपको इतना सब कुछ बता दिया, तो मैं इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड आपको एक पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगी। वो कब दिखाऊंगी वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा, तो आपको बस उसका वेट करना है, ठीक है। मैं इसी से रिलेटेड एक आपको पेंटिंग बताऊंगी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि आपको तरह तरह की पेंटिंग्स बनाकर दिखाऊं, किसी एक ही टाइप में ना जाऊं, अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स आपको दिखाऊं। तो मैंने सोचा कि आज श्री राम का इतना बड़ा काज रहा तो उन्हीं से रिलेटेड ये पेंटिंग रही, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में आज बता दूं, और जब इसको बनाऊंगी वो आपके लिए बिल्कुल सरप्राइज़ होगा। और हाँ, अब एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि भाई आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ये गलत बात है। लाइक भी कर दिया कीजिए। नहीं करेंगे? अच्छा नहीं करेंगे क्या? डिसलाइक करेंगे? अच्छा डिसलाइक मत कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जो भी आपकी इच्छा हो, कोई कंपल्सन नहीं है, आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कुछ तो कीजिए, मतलब मुझे पता तो चले कि मेरी पेंटिंग आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और भी एक बात कहना चाहूँगी कि अगर मेरी पेंटिंग्स के बारे में आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो मेरा एक एफबी पेज भी है। इस चैनल का एक एफबी पेज भी है जिसका नाम है बेनूज आर्ट, उस नाम से एफबी पेज है। आप उस पर जाइए, आप उस पर कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मुझ तक वो पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से अपने कमेंट्स वगैरह मुझे बताते रहिए। देखिए जब तक रिस्पांस नहीं मिलता है ना, तब तक काम नहीं बनता है, और फिर ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं बताती रहूँगी आपको, कुछ मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर आपको पसंद आता है चैनल तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बात, मेरी आर्ट लोगों तक पहुँचे। कम से कम मैं जितना सीखी हूँ उतना लोगों को बताऊँ। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत आर्ट में विद्वान हूँ, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो सिखाना चाह रही हूँ, वो लोगों तक पहुँचे तो सही। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपको नहीं भी पसंद आ रही तो कम से कम आगे शेयर कर दीजिए, आगे के लोगों को देखने का मिल जाएगा, है कि नहीं। तो प्लीज़ सहयोग तो कीजिए, बिना सहयोग के काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक भी कीजिए,
और आपकी इच्छा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इतना सपोर्ट मेरे साथ कीजिए, क्योंकि न्यू चैनल है और आपका सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। हो सकता है मेरा चैनल बंद भी कर दिया जाए, है ना। तो आपका सहयोग तो चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग में। ओके, बाय बाय।